बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप तमाम दोस्त खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, वो कौन सा ऐसा मुल्क है जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर है, और वो कौन सी कंट्री है जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा सुपर पावर है? अगर आपको इस सवाल का जवाब ढूंढने में मुश्किल पेश आती है तो मैं आपको एक आसान तरीक़ाकार बताता हूँ। आप देखें कि वो कौन सा मुल्क है जिसकी इकॉनमी सबसे बड़ी है और उसका जीडीपी सबसे ज़्यादा है, और वो कौन सा मुल्क है जिसने सबसे ज़्यादा नोबेल प्राइज़ जीते हैं, और वो कौन सा मुल्क है जिसमें सबसे ज़्यादा फेमस कंपनियां मौजूद हैं, और सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में इसकी मिलिट्री पावर होनी चाहिए। इन तमाम सवालों के जवाब में आपको एक ही नाम मिलेगा, अमेरिका, अमेरिका और अमेरिका। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि पूरी दुनिया में यूएसए इस टाइम सुपर पावर किस तरह बना? इन्होंने ऐसा क्या किया कि ये मुल्क सुपर पावर बन गया? इस सवाल का जवाब जानने के लिए आप मेरी इस वीडियो को मुकम्मल तौर पर देखें। मैं सेल्फ मोहम्मद अदील शहजाद, और मैं आपको इल्मी स्टाइल की वीडियोस में वेलकम कहता हूं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। सन 1800 से पहले चाइना दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर्स थी। दुनिया में ज़्यादातर ट्रेड और इकनॉमिक एक्टिविटी चाइना की रिवॉल्व करती थी, और 1800 सालों तक ऐसा ही चलता रहा। लेकिन 1900 के बाद यूएसए का जीडीपी दुनिया में सबसे ज़्यादा हो गया। लेकिन यह कैसे पॉसिबल हो सकता है? चाइना के बाद यूएसए दुनिया की सबसे ज़्यादा सुपर पावर कंट्री बना। इसको समझने के लिए हमें ज़रा तारीख़ में जाना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका का जो ग़राफ़ है वो 1850 के बाद ही ऊपर उठना शुरू हुआ। ये वो ज़माना था जब ब्रिटिश दुनिया भर के कई मुल्कों के इलाका जात पर कब्ज़ा करके बैठे थे। यूएसए जो मुल्क था वो ऑलरेडी एक डेमोक्रेटिक डिशन बन चुका था। तो कोई भी नया मुल्क अगर सोचता कि ये मुझे यूएसए के साथ जुड़ना चाहिए, क्योंकि इन्हें वही फ्रीडम, वही डेमोक्रेसी मिलती जो यूएसए में कई स्टेट को मिल रही थी। यही रीज़न था कि फ्लोरिडा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ जुड़ जाएं। 1836 में टेक्सास एक स्टेट थी जिसने मेक्सिको से आज़ादी पाई, लेकिन मेक्सिको फिर भी इन्हें इतना तंग करता रहा कि इन्होंने कहा हम भी यूएसए के साथ जुड़ना चाहते हैं। एक के बाद एक स्टेट यूएसए के साथ जुड़ती गई और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बड़ा बनता गया। हर स्टेट का यूएसए के साथ जुड़ने के पीछे अपना रीज़न था, लेकिन ऐसा नहीं कि अमेरिका बड़ा भोला भाला है। अमेरिका एक डेमोक्रेटिक कंट्री ज़रूर था, लेकिन इनका इरादा था कि जितना ज़्यादा वो अपने इलाके को एक्सपेंड कर सके इतना ही अच्छा होगा। इसी रीज़न से 1867 में अलास्का के जो इलाके थे वो अमेरिका ने रशिया से ख़रीद लिए। 1900 तक यूएसए एक बहुत ही बड़ा मुल्क बन चुका था। बहुत सारे इलाके यूएसए का हिस्सा थे, और ज़ाहिर सी बात है कि जितना बड़ा मुल्क होगा उतनी ही ज़्यादा उसकी इकानमी बड़ी होगी और उसका उतना ही ज़्यादा जीडीपी होगा। दुनिया में 2 वर्ल्ड वार्स हुई, लेकिन ये दोनों वर्ल्ड वार्स फ्रांस, जर्मनी, यूके, स्पेन, इटली के दरमियान लड़ी गई। इन दोनों वर्ल्ड वार्स में यूएसए अलग होकर साइड में बैठा हुआ था। हालांकि यूएसए ने भी पार्टिसिपेट किया था, लेकिन उसने वर्ल्ड वार 2 में सबसे ज़्यादा हथियार सप्लाई किए। इन दिनों यूएस की ज़मीन पर लड़ाई नहीं हुई, लेकिन बहुत से अमेरिकन सोल्जर्स मारे गए। इन दिनों वर्ल्ड वार्स में इकनॉमिकली यूएसए को ज़्यादा असर नहीं पड़ा, लेकिन यूएसए वाहिद कंट्री थी जिसने प्रॉफिट कमाया। यूएस ने जिन ममालिक को असला फ़रोख्त किया, इनमें यूके, जर्मनी, फ्रांस और बाकी यूरोपियन ममालिक थे। लेकिन यूके, जर्मन, फ्रांस जैसी जो कंट्रीज़ थी, इनके अंदर पूरी तबाही मच गई। ऐसा नहीं है कि यूएसए ने कुछ ज़्यादा नाजायज़ फ़ायदा उठाने की कोशिश की सारी तबाही से, लेकिन ये एक चांस की बात थी कि यूएसए इकनॉमिकली प्रॉफिट में रहा। वर्ल्ड वार्स के दरमियान बात क्या थी? जब यूरोपियन कंट्रीज़ में जंग छिड़ी, यूरोपियन लोगों को लगा कि हमारी करेंसी का तो सत्यानाश होने वाला है, हमारी इकनॉमिक डूबने वाली है। तो हम क्या करते हैं? अपना पैसा बचाने के लिए यूएस डॉलर ख़रीद लेते हैं, क्योंकि यूएस डॉलर एक स्टेबल करेंसी है और अमेरिका काफ़ी स्टेबल कंट्री है। वर्ल्ड वार्स के टाइम पर तो बहुत सारे लोगों ने जाकर यूएस डॉलर ख़रीदा, जिससे यूएस डॉलर की वैल्यू बढ़ती गई। 1944 में जब वर्ल्ड वार 2 अपने मुकाम पर पहुंची तो 44 यूरोपीय ममालिक साथ मिल गए और इन्होंने डिसाइड किया कि हम अपनी करेंसी स्टेबल करने के लिए अपनी करेंसीज़ को यूएस डॉलर के साथ लिंक कर देंगे, और यूएस डॉलर इसी तरह से दुनिया की इंटरनेशनल करेंसी बन गया। इसी की बिना पर इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड
और यूनाइटेड नेशंस जैसी ऑर्गेनाइजेशन बना दी गई, जहां अमेरिका ने बहुत अच्छी कारकर्दगी अपनाई। मैंने एक तफसीलन वीडियो बनाई है कि IMF क्या है और ये मुल्कों को कर्जा किस तरह देता है, और ये मुल्कों को जो कर्जा देता है वो पैसे कहां से आते हैं। लिहाजा आप मेरी इस वीडियो को मुकम्मल तौर पर देखें। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा। 1950 के बाद अमेरिका और सोवियत यूनियन दो सबसे बड़ी सुपर पावर्स बन के निकली और यहाँ शुरुआत हुई कोल्ड वार की। USA और सोवियत यूनियन के बीच में जो जंग थी इसे कोल्ड वार कहा जाता है। इसी की वजह से यहाँ पर टेररिस्ट ग्रुप्स की भी शुरुआत हुई। कहानियाँ सुनने को मिली, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, ईरान और कई सारी मिसालें हैं। इतने सारे ममालिक की इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करने की वजह से बहुत सारे मुल्क डायरेक्टली डिपेंडेंट बन गए, जिसकी वजह से अमेरिका और भी ज़्यादा पावरफुल बन गया। यही रीज़न है कि आज के दिन 800 से ज़्यादा मिलिट्री बेसिस और अमेरिका की 70 से ज़्यादा अलग अलग मुल्कों में, और कोल्ड वार के दौरान ये सब अचीव करने के लिए अमेरिका को बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ा, जिसकी वजह से आज के दिन अमेरिका की मिलिट्री पावर पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बेस्ट समझी जाती है। लेकिन दुनिया में इस चीज़ को अच्छा नहीं समझा जाता जो दूसरे ममालिक को लड़ाए, इस लड़ाई की वजह से अपने आप को फ़ायदा पहुँचाए। इस वीडियो के एंड में आपको समझ आ जाएगी कि ऐसा करने से भी कोई मुल्क तरक्की की राह पर गामज़न नहीं हुआ, इसने भी कुछ ना कुछ नुकसान उठाया है। अल्बर्ट आइंस्टाइन एक जर्मन जो अमेरिका में जाकर बड़े पॉपुलर हुए। एलोन मस्क एक साउथ अफ्रीकन जो अमेरिका में आए, इतने सक्सेसफुल बने। अमेरिका की जो पॉलिसीज़ हैं और जो इनका कल्चर है वो टैलेंट को बढ़ाता है। लेकिन सुपर पावर्स बनने के बाद भी दोस्तों ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही है। अमेरिका का जो होम ओनरशिप रेट है वो सिर्फ 65.8% था 2020 में, यानी 30% से ज़्यादा लोगों के पास अपने खुद के घर नहीं हैं। अमेरिका का हेल्थ कैरियर सिस्टम बहुत ही ज़्यादा महंगा है। स्टूडेंट्स अपनी फ़ीस अफोर्ड नहीं कर पाते जो कॉलेजों में पढ़ते हैं। शायद इतना सारा पैसा मिलिट्री पर खर्च करने की जगह अगर अमेरिका ने अपने लोगों की डेवलपमेंट पे खर्च किया होता तो शायद इस सुपर पावर के कुछ मायने होते। आज के दिन जो नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन जैसी कंट्रीज़ हैं, ये अमेरिका से कितनी आगे निकल चुकी हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के मामले में। लेकिन इन कंट्रीज़ को कोई सुपर पावर नहीं बुलाता, क्योंकि शायद ये कंट्रीज़ इकनॉमिकली इतनी पावरफुल नहीं, इनकी मिलिट्री इतनी पावरफुल नहीं, लेकिन एक आम आदमी के लिए ज़िंदगी गुजारना बहुत बेहतर है। इस वीडियो से अगर कोई लेसन मिलता है तो वो ये है कि किसी भी मुल्क को सुपर पावर बनने के पीछे नहीं भागना चाहिए। बस अपने मुल्क को बेहतर बनाने पर फोकस करो, अपने लोगों की ज़िंदगी सुधारने पर फोकस करो। उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगली वीडियो में मेरी और आपकी मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ए-ईमान में रखे। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। आमीन।